आप बताइए वॉइस क्वालिटी कैसी है? Good morning, sir. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो वॉइस क्वालिटी ठीक है ना? Yes, sir. ओके। सो बेसिकली आज हम करने वाले हैं कुछ इको के स्टैटिक हम पढ़ेंगे। कि हम कुछ स्टैटिक पढ़ेंगे प्लस हम पढ़ेंगे आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड कुछ आपकी बॉडीज होंगी जो न्यूज में होंगी, प्लस कुछ इश्यूज हैं उनको हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल मेन तो अभी इस टाइम पे थी यूएस का ही चल रहा है, यूएस चाइना। नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, देन फिर आपका आ जाता है इसमें बहुत सारे ऐसे इशू हैं, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। बॉडीज हो गया, ठीक है। उसके बाद कुछ ग्रुपिंग्स भी है, इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा इकोनॉमी का हम स्टैटिक पढ़ेंगे जो यूजफुल होगा करंट डायनेमिक्स को समझने के लिए, और उसके बाद हम आईआर से रिलेटेड कुछ टॉपिक करेंगे। अभी अगर आप में से कुछ लोगों का प्रीवियस क्लास को लेके कोई डाउट हो तो यू मे आस्क, अदरवाइज फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। या हेलो सर, आप एक बार प्रीवियस क्लास की स्लाइड दिखा सकते हैं प्लीज? ये लास्ट में करेंगे, अभी जो आप रिकॉल कर पा रहे हो वो डाउट है वो बताइए, लास्ट में आप बता देना, मैं एक बार पूरा खोल के मैं पूरा ही रिवाइज करा दूंगा कि अभी तक हमने क्या क्या किया, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ मेंशन है। अभी से रिलेटेड इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग कोई भी हो तो यू कैन आस्क। ओके, सो मतलब अच्छे से रिवाइज नहीं कर रहे हो तो आई विल ट्राई माय क्लास स्टार्ट। ओके, सो देखिए एक ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको ध्यान रखना है, कई बार ये यूज होता है। ओके, या तो पहला जो हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है प्लानिंग कमीशन वर्सेस नीति आयोग। ये दोनों क्या है? प्लानिंग कमीशन। सो अगेन जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है वो मैं यहाँ पे मेंशन करता जाऊंगा, नोट डाउन करनी है नोट डाउन कर सकते हैं, बट आपको वो थोड़ा बहुत तो मेमोराइज करना होगा। सी 1950s में 1950s में इंडिया के सामने एक चैलेंज था। वो चैलेंज ये था कि इंडिया को किस डायरेक्शन में जाना है। बहुत सारे कंट्रीज फॉलो कर रहे थे कैपिटलिज्म, और कुछ कंट्रीज फॉलो कर रही थी मॉडल सोशलिज्म। कैपिटलिज्म में क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा जस्ट बेसिक भी समझेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्शन करता है वो प्रोडक्शन आपकी करता है प्राइवेट सेक्टर। प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स लाइक मैन्युफैक्चरिंग गुड्स, होम अप्लायंसेज, इवन कार, एयरक्राफ्ट, सारा प्राइवेट सेक्टर करेगा। सर्विसेज भी आपको एजुकेशन सर्विस मिलती है, टेलीकॉम सर्विसेज मिलती है, बहुत सारी सर्विसेज मिलती है। सोशलिज्म में प्रोडक्शन आपकी आ जाती है गवर्नमेंट के लिए। तो अगर आप देखते हैं किसी कैपिटलिस्ट कंट्री में, तो किसी भी कैपिटलिस्ट कंट्री में फ्रॉम यू कैन से पेंसिल टू फाइटर एयरक्राफ्ट, पेंसिल और बेसिक प्रोडक्ट है, और फाइटर एयरक्राफ्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी है, सारा प्राइवेट सेक्टर करता है। और ये फिलोसफी आपकी स्टार्ट हुई थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, और ये जो सोशलिज्म की फिलोसफी थी ये आपकी स्टार्ट हुई थी यूएसएसआर से, और रशिया भी हम बोल देते हैं, सोवियत हम बोल देते हैं।
पॉलिटिकल साइंस कुछ लोगों ने पढ़ा होगा तो उनको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया होगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी यूएसएसआर की थी, इंडिया की भी थी। तो इंडिया में भी अभी कम्युनिस्ट पार्टी है, केरला में रूल करते हैं। सो कैन यू इमेजिन कि कई बार मैं ये बच्चों से भी क्वेश्चन पूछता हूँ कि अगर आपको इंडिया दिख रहा होगा, इंडिया लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, चलो ये इंडिया श्रीलंका बना दूंगा तब लगेगा, ये इंडिया है। तो इंडिया के सारे कोस्टल एरिया बड़े रिच है, सारी स्टेट्स रिच है, वेदर वी टॉक अबाउट गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा और आंध्रा, तमिलनाडु, सारी स्टेट रिच है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, पहले मैं बता चुका हूं इसको, वेस्ट बंगाल एक्सेप्शन है और केरला एक्सेप्शन है। दोनों इसीलिए क्योंकि नॉर्मली यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टियों ने अच्छे से रूल किया है। तो कम्युनिस्ट पार्टी कभी भी प्राइवेट ओनरशिप को प्रमोट नहीं करती, प्राइवेट ओनरशिप का वो क्रिटिसिज्म करते हैं। प्राइवेट कुछ भी होगा, ज्यादा प्राइवेट सेक्टर एविएशन में आएगा, गवर्नेंस में आएगा, तो ये अपोज करेंगे। इसलिए हमारी गवर्नमेंट जब भी प्राइवेटाइजेशन को लेके कोई मेजर स्टेप लेती है तो हमें कम्युनिस्ट पार्टीज की रिएक्शन देखनी है। तो जो कैपिटलिज्म है, सारी प्रोडक्शन प्राइवेट सेक्टर करेगा, सोशलिज्म है, सारी प्रोडक्शन आपका गवर्नमेंट करेगी। तो ये बेसिक सा एक लेमन वाला डिफरेंस है। अदरवाइज अगर आप इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारे डिफरेंस हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये एक लेमन अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपको बताया। नाउ इंडिया में क्या था, इंडिया में अब हमें क्या करना था, अगर हम इंडिया के बारे में देखते हैं तो हमारे पास ऑप्शन था। इवन चलो ये मैं नहीं बताऊंगा, 1950s के बाद, 1950s के बाद हार्डली 3 या 4 कंट्री, हार्डली। और ये सिचुएशन सुन के शायद आपके लिए सरप्राइज होगा, मेरे लिए सरप्राइज था। 1950s के बाद सिर्फ 3 या 4 ऐसी कंट्री हैं जो पुअर कंट्री थी 1950s में और आज वो डेवलप कंट्री हो गई। यस, फुली डेवलप्ड सिर्फ 3 या 4 कंट्री है। 1950 से लेकर जो अब तक पिछले 70 सालों में 3 या 4 कंट्री डेवलप हुई है, पुअर से डेवलप हुई। एग्जाम्पल लाइक साउथ कोरिया उसमें है, और आपका वीकेंड से साउथ, सॉरी सिंगापुर भी, हाँ सिंगापुर भी सी। और इन सब के पीछे एक ही रीजन है, ये सारी कैपिटलिस्ट कंट्री थी। सोशलिस्ट तो कोई 1950s में से पुअर से डेवलप हुआ ही नहीं है। मैं इस पूरी जर्नी की बात कर रहा हूँ। ऐसी बहुत सारी कंट्री है जो पुअर से लेके डेवलपिंग है, मिड इनकम कंट्रीज आ गई हैं, लेकिन फुली डेवलप नहीं हुई है, सिर्फ 3 या 4 हुई है वो कैपिटलिस्ट। तो इंडिया के सामने ऑप्शन था, तो हमने जो चूज किया वो मिक्स्ड इकोनॉमी थी। मिक्स्ड इकोनॉमी ये इंडिया का एक यूनिक फीचर है। मिक्स इकोनॉमी का मतलब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी होगा एंड पब्लिक सेक्टर भी होगा। ये आपको देखने को मिलता है इंडिया में आज, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, बट देयर इज अ डिफरेंस। और वो डिफरेंस ये है, 1950s में भी हम मिक्स्ड इकोनॉमी ही थे और आज 2020 में भी हम मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। कोई फर्क नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमी ही है, बट देयर इज अ डिफरेंस। और वो डिफरेंस ये है कि 1950s में प्राइवेट ओनरशिप, ये हो गया आपकी प्राइवेट ओनरशिप कितनी थी, इतनी थी 1950s में, बहुत कम थी, ना के बराबर थी। ये 100% है तो उसका बहुत छोटा सा पार्ट प्राइवेट था, मेनली आपका पब्लिक ही था। आज अगर आप देखते हो तो आज ही है। ये आपका प्राइवेट। अगर आप देखोगे गवर्नमेंट कितना है, ये गवर्नमेंट है, ये था आपका पब्लिक, और आज पब्लिक सिर्फ ये है। तो हमारी टोटल 100% प्रोडक्शन में 1950s में 90% शेयर पब्लिक का था, प्राइवेट का बहुत कम था। आज अगर आप देखते हो तो आज प्राइवेटली डोमिनेटेड है। इसका एक एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात ध्यान से रखना। जब भी, और इसको किसी को समझ में ना आए तो प्लीज मेरे से इसको क्वेश्चन को डाउट को आप क्लियर कर लेना, क्योंकि ये आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगा। जब भी कैपिटलिज्म बढ़ेगा,
तो उसके कुछ इफेक्ट होंगे। व्हेन आई एम सेइंग कैपिटलिज्म, मैं ये बोलना चाह रहा हूं जब भी प्रोडक्शन पे प्राइवेट ओनरशिप आएगी, मतलब जब भी सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूस करेगा। कैपिटलिज्म नहीं था, पहले तो सब कुछ सरकारी था, टेलीकॉम भी सरकार, रेल भी सरकार चलाएगी, बस भी सरकार चलाएगी, एयरक्राफ्ट भी सरकार बनाएगी, सारी चीजें सरकार करेगी। लेकिन कैपिटलिज्म में ये सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर करेगा। आज आप देखिए जियो, टेलीकॉम भी प्राइवेट सेक्टर देगा। आप एयरलाइन में देखिए, स्पाइस हो गई, इंडिगो हो गई, ये भी प्राइवेट सेक्टर देगा। मेडिकल सेक्टर में आप जाके देखिए, इवन सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है, आयुष्मान भारत योजना है, मेनली ये प्राइवेट सेक्टर के रोल के बारे में बात करती है। प्राइवेट सेक्टर का रोल क्रिटिकल है यहाँ पे। तो इवन इंडिया में तो एक क्लासिक केस एजुकेशन भी है, हमारी एजुकेशन भी सारी प्राइवेट के पास ही है, और जो गवर्नमेंट है उसकी क्वालिटी बहुत पुअर है। और ये डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम यूएसए और यूरोप। सी, यूरोप ने यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज की है, उन्होंने सारी चीजों को प्राइवेट कर दिया है, बट हेल्थ, एजुकेशन, ये अभी भी वहां पे पब्लिक का पार्ट है। ये आपको समझ में आ रहा है ना, मैं जैसे बताते हुए जा रहा हूँ या थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, बताइए आप। So health and education is like पूरा यूरोप में it's like under the government. हाँ, तो यही मैं बोल रहा हूँ, सेम यही मैंने बोला है कि पूरे यूरोप में ये गवर्नमेंट डोमिनेटेड है। सो समझ में आ रहा है, बताते जाइए, हाँ या ना कुछ बोलिए, टाइप कर लीजिए Yes, अगर sir. बोला नहीं जा रहा है तो। सी, Yes, sir. होता क्या है ना, ये मोनोटोनस हो जाता है, मुझे लगता ही नहीं है, मुझे Yes, sir. 10 मिनट के बाद ऐसी फील आती है कि मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। सो कुछ भी नहीं है, टाइप करते रहिए। कुछ टाइप करने का मन नहीं कर रहा है तो डॉट टाइप कर दो, वन टाइप कर दो, कुछ भी कर दो, बट एंगेज करते रहो, ठीक है। सो आई होप आप सभी को ये समझ में आ रहा है। सो जैसा मैंने यहाँ पे बताया कि ये मैंने आपको पूरी हिस्ट्री बता दी कि इंडिया में हम किस डायरेक्शन से कहाँ जा रहे हैं। तो ये था, तो कैपिटलिज्म था, फिर प्रोडक्शन इसके पास होगी, ये है, ये यूएसए और यूरोप का लिखना। क्योंकि अभी कोविड के बाद हमारी दो चीजें एक्सपोज हो गई है, हमारा हेल्थ सेक्टर कितना वीक है, और प्राइवेट सेक्टर पे डिपेंडेंस भी अच्छी प्रूव नहीं हो रही है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो सिर्फ वेल्थियों की केयर करता है, जिसके पास पैसा नहीं है, सोशल एस्पेक्ट तो है ही नहीं, ह्यूमन एस्पेक्ट है ही नहीं। तो जब भी कैपिटलिज्म बढ़ेगा या प्राइवेट प्रोडक्शन बढ़ेगी तो उसके कुछ इफेक्ट होंगे, और वो डिफेक्टो इफेक्ट होंगे ही होंगे, ये बात आप याद रखिएगा। क्योंकि इंडिया में 1990 तक तो हम कैपिटल प्राइवेट थे, पब्लिक थे। 1990 के बाद अब हम प्राइवेट सेक्टर की तरफ जा रहे हैं, 30 साल हो चुके हैं कैपिटलिज्म को। तो अब जो कैपिटलिज्म के कॉन्सिक्वेंसेज हैं या जो इफेक्ट है कैपिटलिज्म के, वो अभी हम विटनेस कर रहे हैं। अब वो इफेक्ट क्या है, ये 4-5 इफेक्ट याद रखना, ये अच्छा रहेगा, आपको याद रहेगा। पहला, इनइक्वालिटी बढ़ेगी। इनइक्वालिटी बढ़ेगी जहां पे भी कैपिटलिज्म होगा, इंडिया की बात नहीं है। इनइक्वालिटी बढ़ेगी, पॉवर्टी भी बढ़ेगी। ये तीनों सारी बातें एक ही है, ऑलमोस्ट कहने का तरीका अलग है। और क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ होगा। चौथा क्या हो जाएगा, इंडिविजुअलिज्म बढ़ेगा। इंडिविजुअलिज्म, मेरी लाइफ क्या है, मेरा करियर क्या है, मैं फैमिली के लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मेरा मेरा मेरा, मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, ये कैपिटलिज्म, इंडिविजुअलिज्म बढ़ेगा। आज की हमारी जो जनरेशन है, आप और मैं बैठे हुए हैं, हम अपनी फैमिली के लिए, अपनी एम्बिशंस को, अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं है। बट अभी जाइएगा अपने पेरेंट्स से बात कीजिएगा क्लास के बाद कि वो क्या बनना चाहते थे और क्या उन्होंने फैमिली के लिए कॉम्प्रोमाइज किया है, यू विल फाइंड यस। तो जहां पे सोशलिज्म स्ट्रांग होता है, सरकारी सारी चीजें होती हैं, फैमिली स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, वहां पे लोग अपने लिए बहुत ज्यादा नहीं सोचते। तो कैपिटलिज्म, यहाँ पे मैं इसको जज नहीं कर रहा हूँ, एक चीज आपको याद रखनी है, मैं सिर्फ इसके कॉन्सिक्वेंसेस बता रहा हूँ। तो इंडिविजुअलिज्म इंक्रीज होगा,
तो इंडिविजुअलिज्म इंक्रीज होता है, इसका इफेक्ट भी होता है, R&D बढ़ता है, इनोवेशन बढ़ता है, लोग जो करना चाहते हैं वो कर पाते हैं। बट यस, नेगेटिव एस्पेक्ट भी है, डिप्रेशन बढ़ता है, और ये प्रूव्ड फैक्टर है। और क्या होगा? इन्फ्लेशन। सॉरी, इनइक्वालिटी और पोवर्टी तो अगर कैपिटलिज्म ना भी हो, अगर सोशलिज्म भी हो, फिर भी तो रहेगा ना। मींस इट्स लाइक अ कॉमन इफेक्ट दोनों तरफ से ही। सॉरी, कनेक्ट हो गया? हेलो? यस सर, सुनाई दे रहा है। अच्छा, ठीक है। या क्या बोल रहे थे, प्लीज बताइए, क्वेश्चन था ना? सर, इनइक्वालिटी और पोवर्टी मतलब ये तो दोनों के ही कॉमन साइड इफेक्ट्स होंगे, राइट? मींस इफ इट इज अ सोशलिज्म आल्सो, बट स्टिल दिस टू थिंग्स विल बी देयर। See, what I am saying, शब्दों को बड़ी बारीकी से पढ़ो। I am saying कि inequality will increase, poverty will increase drastically, inequality will increase drastically. अभी मैं समझा रहा हूँ इसमें। तो सोसाइटी कभी भी इक्वल नहीं थी, बट कैपिटलिज्म ने इनइक्वालिटी को और बढ़ा दिया। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ मतलब वो से इन्फ्लेशन भी आएगा ना फिर। मैं भी आपको बता रहा हूँ, इंडिया की जो 99% वेल्थ है वो 1% पॉपुलेशन के पास है, ये फैक्ट है। 99% इंडिया की वेल्थ। इवन एक वर्ल्ड का भी स्टैटिस्टिक्स है जो ये बोलता है कि आई गेस जो रिचेस्ट 100,000 लोग हैं वर्ल्ड के, जो रिचेस्ट 1000 लोग हैं वर्ल्ड के, उनके पास वर्ल्ड की 50% वेल्थ है। सिर्फ 1000 लोगों के पास, 1000 पर्सन के पास, जो रिचेस्ट है, पूरी वर्ल्ड की 50% वेल्थ है। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ, आपने नॉर्मली सुना है ना, हम बोलते हैं लेमन लैंग्वेज में कि अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। सो टिपिकली वही फिनोमिना हो रहा है। आप देखिए अनिल अंबानी की एक और एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। 2000, जस्ट एक एग्जांपल देखो, 2010 में आप स्टडी कीजिए कि एक पुअर रिक्शे वाले की इनकम कितनी थी, 2020 में कितनी हो गई है, पता चला उसकी इनकम सेम है। लेकिन 2010 में अंबानी की वेल्थ कितनी थी, आज कितनी है, मैनी फोल्ड इंक्रीज हो गई है। सो दीज आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कैपिटलिज्म। अगेन, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है, सारी चीजें अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो जितना बता रहा हूँ उतना समझिए, बाकी तो डिटेल में तो डिस्कशन कितना भी कर लीजिए, चलते ही रहेगा। सो इतना इनफ है, समझ में आया? यस सर। हेलो? यस सर। Yes, sir. और जहां पे भी आपको लगे किसी को भी कि ये थोड़ा और सुनना है, सी, कैपिटलिज्म के ऊपर 1000 किताबें हैं, कैपिटलिज्म के इफेक्ट के ऊपर ऑन इंडिया हंड्रेड्स ऑफ बुक है। मैंने भी 100 नहीं पढ़ी हुई है, बट आप लोगों से ज्यादा पढ़ा हुआ है। तो कभी अगर आपको फील होता है ना कि यार ये थोड़ा ज्यादा सुनना है, यू कैन आस्क, बट मैं आपको उतना बता रहा हूँ जितना बेयर मिनिमम है, आपके एग्जाम के लिए काम चल जाएगा। बट सम टाइम आपको लग रहा है नहीं यार ये थोड़ा ज्यादा सुनना है, तो हमेशा आपके पास ऑप्शन है। तो एक चीज बता दीजिए, एक क्वेश्चन आया भी चैट बॉक्स में भी कि अगर कैपिटलिज्म फॉलो करने से ये साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो दिस इज समथिंग व्हिच यूएसए इज फॉलोइंग, राइट? यस, तो वहां पे भी तो फिर इनइक्वालिटी, पॉवर्टी, इंडिविजुअलिटी, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, ये सब इम्पैक्ट आए होंगे। हाँ तो आए हुए हैं। Then how come they are still following it? Then they should dismiss this and follow something which spread equality comparatively. जी, आप मुस्कुरा रहे हैं सर, सिली क्वेश्चन है क्या? Sorry? आप मुस्कुरा रहे तो मुझे लगा उन्हें सिली बोल दिया कुछ। नहीं, वैसे ही जी। क्वेश्चन अच्छा है। मैं ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें अभी आगे मैं एक्सप्लेन करने ही वाला था, तो वो अच्छा। आगे आएंगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट जब खत्म हो जाएगा आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके सर, ओके। तो आते हैं, इसको देखते हैं। तो अभी मैं इसी को ही आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, जो 4-5 मैंने
इफेक्ट बताए थे कैपिटलिज्म के। कैपिटलिज्म का एक और इफेक्ट है इनह्यूमन होना। इनह्यूमन होना, ये बात आपको समझ में नहीं आएगी। सी, ये कैपिटलिज्म का इफेक्ट है। आज भी आप किसी विलेज में जाइए और अगर आपकी किसी खेत के पास, फार्म के पास आपका अगर एक्सीडेंट हो जाता है, आई गारंटी कि जो एक पुअर फार्मर है वो अपनी खेती को छोड़ के आपको बचाने के लिए आएगा, 10, 20, 50 रुपए अपनी पॉकेट से खर्च भी कर देगा, खाना भी खिलाएगा, पानी भी पिलाएगा, आपकी हेल्प कर देगा। बट अगर आपका सीपी में एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग सेल्फी बना लेंगे, वीडियो खींच लेंगे, हेल्प करने के लिए नहीं आएंगे। क्योंकि कैपिटलिज्म में हमें सिर्फ प्रॉफिट दिखता है। ये बहुत बड़ी थ्योरी है, ये जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, इट्स अ प्रूव्ड फैक्ट कि कैपिटलिज्म में ह्यूमन इनह्यूमन हो जाते हैं, हमारी जो सेंसिटिविटी है वो खत्म हो जाती है, इमोशंस खत्म हो जाते हैं, एक ही हमारी ड्राइविंग फोर्स बचती है, वो है प्रॉफिट। तो कई बार लोग ये भी पूछ लेते हैं, बड़ा फिलोसॉफिकल आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, जीडी में, एक बार बताइए कि अर्बन लोग ज्यादा एजुकेटेड है, उनकी जो इनकम है वो एश्योर्ड है, अगर वो एक दिन काम पे नहीं जाएंगे कल को खाना मिल जाएगा। जो फार्मर बैठा हुआ है, इनकम अनप्रिडिक्टेबल है, पुअर है, उसको शायद पता नहीं अगले साल के लिए खाना है या नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन जब भी हेल्प की बात आती है वो अपना काम छोड़ के आ जाता है, शहर के लोग नहीं कर पाते। ऐसा क्यों है? क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, हमारे जो मूविंग फोर्स है वो प्रॉफिट है, और जब हम, और इंडिविजुअलिज्म, तो ये सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज होती है। 7th आपका हो गया, ये ज्यादा नहीं बताऊंगा तो मेरे पास 20-25 पॉइंट है, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेसिक बता दूंगा, सो दैट आप फंसे ना। क्या क्या मैंने बता दिया, ओके। हाँ, कंपटीशन इंक्रीज होगा, फायदे भी हैं, फायदे तो हैं, तभी तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं। कंपटीशन इंक्रीज होगा, कंपटीशन इंक्रीज होगा, इनोवेशन इंक्रीज होगा, इनोवेशन इंक्रीज होगा, इफिशियंसी आएगी, जीडीपी इंक्रीज होगी। ये सारे पॉजिटिव पॉइंट है। नाउ हमें करना क्या होता है, सी, कभी भी अगर आपसे कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए बोले, ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना, हम जो भी स्टेप लेते हैं वो उसके टोटल आउटकम को लेके लेते हैं, टोटल आउटकम। उस स्कीम के बहुत सारे पॉजिटिव होते हैं, उस स्कीम के बहुत सारे नेगेटिव होते हैं, कोई भी हम स्टेप लेते हैं उसके नेगेटिव होते ही होते हैं, कोई भी हम स्टेप लेते हैं उसके पॉजिटिव होते ही होते हैं, फिर हम नेट एनालिसिस करते हैं और उसके बाद में हम डिसाइड करते हैं जो भी बेस्ट ऑप्शन होता है। सो इन टोटलिटी सोशलिज्म से अच्छा है आपका कैपिटलिज्म, ये बेटर है कैपिटलिज्म। नेगेटिव्स हैं, लेकिन जब आप एज अ होल सोशलिज्म को स्टडी करते हैं, एज अ होल कैपिटलिज्म को स्टडी करते हैं, तो कैपिटलिज्म बेटर है, बट विद मॉडिफिकेशन, विद मॉडिफिकेशन, विद मॉडिफिकेशन। अब ये मॉडिफिकेशन क्या है मैं आपको बता रहा हूं, बस इसको ध्यान रखना, अब आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। मेरे लिए बहुत सारी चीजें कॉमन सेंस है, मुझे बहुत ही बेसिक लगती है, क्योंकि मैंने कई बार पढ़ा चुका। थोड़ा फास्ट कभी हो जाता हूं तो कभी लगे बताना, क्योंकि ऑफलाइन क्लास में आप सामने बैठे रहते हो, फेस देख के पता चल जाता है, यहाँ पे नहीं पता चलता है। तो देखिए, चलो होता क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो कुछ लोग एक्सेप्शनली रिच हो जाते हैं, बहुत सारे लोग रिच हो जाते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बन जाते हैं। एग्जाम्पल मैं दूंगा, अगर सरकार ये बोलती कि टेलीकॉम सेक्टर सरकार ही चलाएगी तो मुकेश अंबानी का जियो कभी आता ही नहीं। अगर सरकार ये बोलती कि एयरलाइन भी मैं ही चलाऊंगा तो ना स्पाइस जेट आती, ना इंडिगो आता। सरकार ये बोलती कि कारें भी मैं ही बनाऊंगा, जैसे हिंदुस्तान मोटर की एम्बेसडर आती थी, तो बहुत सारी महिंद्रा और टाटा होते ही नहीं। तो जब भी आप प्राइवेट सेक्टर को अपॉर्चुनिटी दोगे
कि वो प्रोडक्शन करे गुड्स और सर्विसेज की, तो बहुत सारे लोग एंटरप्रेन्योर बनते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं, बिजनेस सक्सेसफुल होता है और वो अच्छी वेल्थ जनरेट कर लेते हैं। और कुछ लोगों की इनकम इतनी हो जाती है, कुछ लोगों की इनकम बहुत कम होती है। तो इसको हम बोलते हैं, इनकम के बीच में जो गैप है इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। अगर मैं एक दूसरा कंपैरिजन करूं, अगर आप यहां पे देखेंगे, ये एक सोशलिस्ट इकोनॉमी है, यहां पे सारी प्रोडक्शन सरकार के हाथ में है, तो ना अनिल अंबानी होगा ना मुकेश अंबानी होगा, सारे लोग मिनिमम एक ही रेंज के आसपास घूमेंगे। परफेक्ट इक्वलिटी तो कहीं पे नहीं होगी किसी भी देश में कि हर एक व्यक्ति की इनकम 1,10,510 ऐसा नहीं होगा, लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल होगी। कोई बहुत ज्यादा वेल्थ को एंजॉय नहीं करेगा। तो यहाँ पे सारे लोग गरीब होंगे लेकिन ऑलमोस्ट इक्वल होंगे। कैपिटलिज्म में कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएंगे, कुछ बहुत गरीब हो जाएंगे। अब यहाँ पे रोल आता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को क्या करना होता है, इन लोगों को ग्रो होने देना होता है। गवर्नमेंट इनसे टैक्स लेती है और वो टैक्स रीडिस्ट्रीब्यूट करती है, इसको बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। गरीब लोगों को सरकार सपोर्ट करती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन में आप क्या दे सकते हो, इनको सब्सिडी दे सकते हो, इनको बेनिफिट्स दे सकते हो, इनको फ्री की बहुत सारी चीजें दे सकते हो, बेनिफिट्स दे सकते हो, सब्सिडी दे सकते हो, फ्री की आप बहुत सारी इनको चीजें दे सकते हो और आपको इनको बेसिक गुड्स दे सकते हो। बताऊंगा आपको इंडिया में, आप देखिए गरीबों के लिए क्या मिलेगा फ्री। बस अगले 2 मिनट में वैसे खत्म कर रहा हूं। सो अगर आप देखिए कि रीडिस्ट्रीब्यूशन की गवर्नमेंट की क्या स्टेप्स हैं, हमारी सरकारें क्या कर रही है। इंडियाज, या ये लिख रहा हूं, इंडियाज रीडिस्ट्रीब्यूशन एफर्ट्स। आप देखिए मनरेगा हम देते हैं, ये 2, 4, 5 स्कीम हमेशा टिप्स पे होनी चाहिए। और ये स्कीम सी, चलो यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं 10-15 स्कीम का नाम लिखूंगा, ये सारी स्कीमें एग्जाम्पल भी हो गया और ये सारी स्कीम हमें पढ़नी भी है, तो आपकी दोनों चीजें पूरी हो जाएंगी। मनरेगा आपको पता होनी चाहिए, अभी मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, थोड़ा सा बता रहा हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट आपको 100 डेज का वर्क देती है, 100 डेज का वर्क देगी। और पता है बड़ी हंसी की बात, आप सारे लोग ये बोलते हो, बड़ी हंसी है, एक क्रिटिकल बात, देश के बारे में कितना जानते हो। अभी बिहार इलेक्शन में कल ही परसों एक आर्टिकल आया था, 2012 तक एक विलेज था बिहार का, उन्हें यही नहीं पता है कि गवर्नमेंट हमारे लिए गारंटेड काम देती है और उसके गारंटेड पैसे देती है। 100-120 से ज्यादा रुपए मिलते हैं पर डे के, और 100 डे का काम मिलेगा पूरे साल में। तो वहां का विलेज प्रधान उन लोगों से काम कराता था, उनको बहुत कम पैसे देता था, बाकी पैसे अपने पास। उन लोगों को पता ही नहीं था। तो यहाँ पे मैं आपको गवर्नमेंट पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का एक लैकुना बता रहा हूँ, अवेयरनेस नहीं है लोगों को पता ही नहीं है, बहुत सारी स्कीमें दे डू एग्जिस्ट। तो मनरेगा हो गया आपका। इसके बाद आप देखेंगे उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना, उज्ज्वला योजना में गवर्नमेंट आपको क्या दे रही है, गवर्नमेंट आपको यहाँ पे एलपीजी सिलेंडर दे रही है। उसके बारे में आप देखेंगे इंदिरा आवास योजना, इसके 2 है, इंदिरा आवास योजना अर्बन, इंदिरा आवास योजना रूरल। इसके बाद सबसे बड़ी स्कीम है, वो तो पता ही होनी चाहिए आपको, आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत स्कीम, ABS आप याद कर लीजिए, आयुष्मान भारत स्कीम, यहाँ पे आपको हेल्थ सर्विस मिलेंगी। इसके बाद है आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये NFS से आपको क्या दे रहा है, आपको गारंटेड फूड देता है, गारंटेड फूड देता है गरीब लोगों को। कितना देता है वो, आपको कुछ राइस देगा, कुछ आपको वीट देगा। ये जो PDS होता है ना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS और राशन कार्ड, ये यही है। जस्ट मैं 2 मिनट में इसको खत्म कर रहा हूँ, फिर आपके किसी ने क्वेश्चन टाइप किए होंगे तो उन्हें मैं देखता हूँ।
सर ये एनएफएसए की फुल फॉर्म क्या बताई आपने? मैडम नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 एनएफएस। ओके सर। और एक सर बार थोड़ा ये सा स्क्रॉल कर दीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज। एक सेकंड, अभी लास्ट में मैं कर दूंगा, अभी पहले मैं इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है? सर आईएवाई दोबारा बता दीजिए। सर मैंने, आपने शायद सुना नहीं बच्चों ने ध्यान से, ये ये मेन स्कीम है। ये अभी मैं रीडिस्ट्रीब्यूशन के एफर्ट्स को बता रहा हूँ, प्लस 15-20 फ्लैगशिप स्कीम हम कवर करेंगे डिटेल में, ठीक है? अगले नवंबर दिसंबर में ही होगा, सो टेंशन मत लीजिए, इनको हम कवर करेंगे। सर बट इसकी फुल फॉर्म क्या है आईएवाई की? वो जल्दी में सुन नहीं पाए ढंग से। इंदिरा आवास योजना। ओके सर। ठीक है, इंदिरा आवास योजना, इनका इन्होंने नाम चेंज कैसे नहीं करा? अटल तो नहीं कर दिया? चलो इंदिरा, सॉरी इंदिरा आवास योजना ही है, कर देंगे, प्रधानमंत्री चेंज कर देंगे नाम, या करने वाले होंगे। ओके, सो मनरेगा उज्ज्वला इंदिरा आवास योजना, और ये कौन सी थी, आयुष्मान भारत स्कीम। उसके बाद एनएफएस से आपको फ्री में सारी चीज फूड मिलता है, पीडीएस का, एलपीजी सिलेंडर। और उसके बाद में थी ये रीडिस्ट्रीब्यूशन, हाँ ये है रीडिस्ट्रीब्यूशन वाली है, स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया क्या है? ये एससी, एसटी और वुमेन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप है। एंटरप्रेन्योरशिप में फंड देगी। कैसे फंड देगी? हर एक बैंक की ब्रांच को, 1.5 लाख के करीब इंडिया में बैंक की ब्रांचेस हैं, टोटल ब्रांचेस हैं, हर एक ब्रांच को एक लोन डिसबर्स करना है एससी, एसटी या वुमेन को फॉर देयर स्टार्टअप। तो ये भी एक बड़ी अच्छी स्कीम है। इसके बाद फिर हमें पढ़ना है और कौन सी, किसान क्रेडिट कार्ड, किसानों के लिए है, फिर किसान क्रेडिट कार्ड। उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन मेन है। अब आप बोलोगे सर ये रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे है? क्योंकि ये हेल्थ और सैनिटाइजेशन पे फोकस कर रहा है, और हेल्थ और सैनिटाइजेशन का सबसे ज्यादा जो नेगेटिव इफेक्ट है वो गरीब लोगों को ही फेस करना पड़ता है। फिर आपको पाइप्ड वाटर मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी स्कीमें, अभी ये जितना याद आ रहा था उतना बता दिया। तो ऐसी बहुत सारी स्कीमें गवर्नमेंट यहाँ पे रीडिस्ट्रीब्यूशन करती है। इलेक्ट्रिसिटी का भी आएगा ना, उजाला समथिंग? हाँ ये मैंने बोल दिया ना, उजाला मैंने 4-5 मेन चीजें कवर करा दी आपको। मनरेगा आ गया, उजाला, एलपीजी सिलेंडर आपको मिल रहा है, घर मिल रहा है आपको, हेल्थ मिल रही है, खाना मिल रहा है। फिर एजुकेशन की बहुत सारी स्कीमें आ गई, ठीक है ना? फिर बहुत सारी एजुकेशन की स्कीमें आ गई। तो गवर्नमेंट ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट करती है। अब सुनिए, एक अभी की मोदी गवर्नमेंट का एक क्रिटिसिज्म है, और मोदी गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म ये कम से कम 100 लोगों को पढ़ के मैं बता रहा हूँ। मतलब एक जो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, जो एक पूरी पिक्चर बन रही है, पूरी पिक्चर ये बन रही है कि मोदी गवर्नमेंट ये रीडिस्ट्रीब्यूशन पे अच्छा काम कर रही है। इनका जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा है, गुड, बट इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी। इकोनॉमिक ग्रोथ इज पुअर। इसका मतलब ये है कि ये अमीर लोग हैं और ये आपके हैं गरीब लोग, तो ये टैक्स ले लेके गरीब लोगों तक फैसिलिटी पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये जो पाई है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसको बढ़ाने की इनकी पॉलिसी अच्छी नहीं है। तो ये एक नॉर्मल बहुत सारे लोगों का मैं आपको बता रहा हूँ। तो जब भी आप इस गवर्नमेंट को स्टडी करें, ये नहीं बोल रहा है अच्छा है बुरा, एक डायरेक्शन बताइए इकोनॉमिक ग्रोथ के पैरामीटर को देखिए, फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन देखिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन में आप देखोगे कि लोगों को पीडीएस की सप्लाई कैसे मिल रही है, लोगों को देन प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट उनके ओपन हो रहे हैं, इंश्योरेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्कूलिंग कैसे मिल रही है। दीज आर द पार्ट ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे सरकार एज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्ट कर रही है, अमीर लोगों से ले रही है, गरीब लोगों के पास तक पहुंचा रही है। फिर आता है आपका इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए फिर आप क्या कर रहे हो? एफडीआई, फॉरेन पॉलिसी हो गया, बजटरी पॉलिसी हो गया। अगेन अच्छे से डिस्कस करेंगे कभी जब उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे। सो अभी तक के लिए आप बताइए मुझे, मैं एक बार क्वेश्चंस देख लेता हूँ फिर। So what is about inequality and poverty in USA? See, सबसे पहले poverty is a what I'm saying comparative
सब्जेक्ट है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, आप सभी लोग अगर आपस में कंपैरिजन करोगे तो कुछ कंपैरेटिवली पुअर है। एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, कि जब आप अपनी बेसिक नीड को पूरा नहीं कर पा रहे हैं तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो यूएस ने क्या काम किया है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी वालों के लिए वो बहुत देने की कोशिश कर रहे हैं रिडिस्ट्रीब्यूशन, जो वर्ल्ड में अगर देखें तो ठीक है, अच्छा खासा इफिशिएंट है, बट वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी तो रहेगी। बट ये है कि सी, एक आपको डिफरेंस इतना ही मैं बता रहा हूँ कि यूएस का जो भिखारी होता है, जब वो बैगिंग करता है तो कम से कम उसके पास अच्छे कपड़े होते हैं। इंडिया में जो बेचारे गरीब लोग होते हैं, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते, उनके पास अच्छे कपड़े होते हैं और वो भी बर्गर हाथ में लेके खा रहे होते हैं और वो बैगिंग कर रहे होते हैं। इंडिया में भी, दिल्ली में आप जाके देखना, ठंड पड़ रही है तो उनके पास प्रॉपर क्लोथ नहीं होते हैं, कम से कम उनके पास क्लोथ तो होते हैं। तो ये ओके। सो और क्या था, अगेन व्हाट इज AWS इज द प्रधानमंत्री ग्राम योजना। ओके सर, a lot of economists says that the Modi government is worse. No, इसमें क्या है ना, सी, इसमें आपको कुछ नहीं करना है कि इज रॉन्ग, इज दैट रॉन्ग। सी, रीडिस्ट्रीब्यूशन आप कैसे पता लगाओगे? रीडिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप कुछ मत कीजिए, आप जाके ही चेक कर लीजिए कि बहुत सारी गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स थी उनका, फॉर एग्जांपल आप एलपीजी कनेक्शन देखिए इंडिया में कितने थे, इलेक्ट्रिसिटी आप देखिए। रीडिस्ट्रीब्यूशन बैड नहीं है। अगर आप 50 इकोनॉमिस्ट को पढ़ेंगे तो 14 में से कि रीडिस्ट्रीब्यूशन इज गुड। हमेशा क्रिटिसिज्म होता है, बट इनका रीडिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं है, ये ठीक है, बट ग्रोथ की पॉलिसी इनकी अच्छी नहीं है। ओके, और बताइए। अब अगेन 2 मिनट का टाइम है, किसी को कुछ पूछना है या बताना है, बताइए। Sir, mine is not a question. I just want to know your opinion on this. Is that what do you think? Like, apparently, we can see, India is moving towards capitalism. So, do you think India will be able to, cope up with the capitalist economy? ये बहुत बड़ा चैलेंज है चाइना के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ, यू विल फाइंड कि चाइना के लिए लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे है कि एक इकोनॉमिस्ट ने अच्छा ऐसे कमेंट्री की थी, सी, इंडिया इनिशियली तो ये बहुत डिफिकल्ट होता है कि गरीब लोगों को जस्टिफाई करना कैपिटलिज्म। कीवर्ड ही मैं बता रहा हूं, बस कीवर्ड ही लिखे, पूरी लाइन नहीं लिख रहा हूं ताकि जल्दी से लिख पाऊं। गरीब लोगों को कैपिटलिज्म जस्टिफाई करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। फॉर एग्जांपल, कल की ही बात है, मैंने एक दिल्ली आज तक पे एक वो देखा था, क्या क्लिकबेट बोलते हैं शायद, यूट्यूब पे जो पोस्टर से आ जाता है वीडियो स्टार्ट करने से पहले, उसमें लिखा हुआ था कि मोदी सरकार एमसीडी को बेच रही है। अब वो कुछ नहीं कर रही है, वो एमसीडी को प्राइवेटाइज कर रही होगी। मैंने वो वीडियो नहीं देखी, जस्ट ऐसे ही आया था। तो जब भी कोई सरकार एक सरकारी चीज को प्राइवेटाइज करने की कोशिश करती है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन इफिशिएंट है, अच्छे से काम हो जाएगा, करप्शन कम होगा, सारी चीजें अच्छी रहेंगी, बट करना डिफिकल्ट। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं आपको देता हूँ, सरकार, कई बार मैं बता चुका हूँ, सरकार एक स्कीम लेके आई थी, एडॉप्ट अ हेरिटेज स्कीम। इसमें कुछ नहीं था, जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट थे, मॉन्यूमेंट प्लेसेस थे, उनके मेंटेनेंस को प्राइवेटाइज करना था। और सरकार ने किया भी, रेड फोर्ट को प्राइवेटाइज कर दिया, रेड फोर्ट के मेंटेनेंस को प्राइवेटाइज कर दिया और आई गेस डालमिया ग्रुप को दिया था। और ये डिमोनेटाइजेशन के बाद में हुआ था। तो उस टाइम पे सारे ट्विटर पे, सोशल मीडिया, सब पे ट्रेंड था कि देखो मोदी ने देश को इतना डिमोनेटाइजेशन के बाद घाटे में डाल दिया है कि लाल किला बेचना पड़ेगा। अगेन पीएसयू को बेचोगे तो फिर ये, जब भी आप प्राइवेटाइज करते हो तो सी, ये आप नहीं समझोगे। मैं बता रहा हूं, ये वही बात है कि एक 5 साल का बच्चा है, बोल रहा है लड़ाई नहीं करनी चाहिए, प्लीज डोंट फाइट। 5 साल का बच्चा है,
एक 60 की एज का एडल्ट है, उसने वर्ल्ड वॉर 1 देखी है, वर्ल्ड वॉर 2 देखी है, उसने मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ देखी है, वो ये बोल रहा है कि लड़ाई मत करो। सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन कॉन्टेक्स्ट और इन दोनों की अंडरस्टैंडिंग टोटली डिफरेंट है। तो मैं जो बोल रहा हूं आपको ऐसे ही लगेगा कि वो सुना आप उतना ही रहे हो, लेकिन मैं इस समझ के साथ बोल रहा हूँ, बड़ा डिफिकल्ट है, मतलब जब तक फील नहीं करोगे समझ नहीं पाओगे। किसी भी पुअर कंट्री में जहां पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो, देखो पुअर कंट्री हो, एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो और कास्ट सिस्टम स्ट्रांग हो, लोग सुपरस्टिशन को फॉलो करते हो, अंधविश्वासी हो, लॉजिकल ना हो, ऐसे में अगर तुम प्राइवेट सेक्टर को लेके आओगे बहुत प्रोटेस्ट करना पड़ेगा, बहुत लोग मर जाएंगे लेकिन होने नहीं देंगे। इंडिया में ऐसा हुआ भी था जब 1991 में मनमोहन सिंह ने प्राइवेटाइजेशन किया था, पार्लियामेंट की उस टाइम की डिबेटें हैं, जाके देखिए, तो उन्होंने बोला नॉर्मल लोगों की तो अंडरस्टैंडिंग भूल ही जाइए। नॉर्मल अगर आप आज भी किसी स्टेट में जाके पूछेंगे कि एयर इंडिया को हम बेच रहे हैं, सरकारी कंपनी है उसको बेच रहे हैं, अंबानी को बेच रहे हैं, तो वो बोलेगा कि हाँ सरकार गरीब के लिए कुछ नहीं करती, अपने मोदी ने अपने दोस्त को बेच दिया। कोई भी सरकार करे, ये सरकारें तो 5 साल के बाद आती जाती रहती है, ये ऐसे कॉन्सेप्ट 100 साल पहले भी सही थे, आज भी ट्रू है। तो बड़ा डिफिकल्ट है गरीब देश में हाँ, तो पार्लियामेंट की डिबेट ये थी कि आपने देश को बेच दिया है, और लगता भी ऐसा ही है कि सारी चीजें जो देश की सरकार के पास थी, जिसको हम चुनते हैं, वो कुछ अमीर लोगों के पास रहेंगी। अमीर लोगों का मतलब है उनकी लेविश लाइफ है, वो मजे लेते हैं, गरीब के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। एक वो थे जस्ट ये टाइप कर लेना, एक बिहार के वो थे एमपी थे, बहुत जबरदस्त उन्होंने भाषण दिया था, और उन्होंने ये बोला था कि जब मैं बिहार से यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि एक उनकी, मतलब तुम भी इमोशनल हो जाओगे उनकी बातों को सुन के, बातें चाहे सही ना हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ही सेइंग कि गरीब का माँ के बच्चे को, गरीब के बेटे को तो रोटियां भी ना मिले, और दिल्ली में आके देख रहे हैं तो तुम्हारे जो डॉगी है वो भी तुम्हारी लंबी गाड़ियों में घूम रहे हैं और वो भी बिस्कुट खा रहे हैं। तो गरीब के बेटे को तो रोटियां भी ना मिले और अमीर के कुत्ते को भी क्या कहते हैं बिस्किट मिले। तो आप उस गरीबी वाले कॉन्टेक्स्ट से आके देखें, उसको बात कितनी सही लग रही है, बात एक तरीके से देखें तो सही भी है। तो बड़ा डिफिकल्ट होता है एक गरीब देश में, इसीलिए बोलते हैं गरीब देश को अगर तुम इंडस्ट्रियलाइज करोगे, जमीन लोगों की लेनी पड़ेगी, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। डेमोक्रेसी में हो ही नहीं सकता है, डेमोक्रेसी में आपको फिर प्रोटेस्ट करने की फ्रीडम और मिल गई। इसलिए आप देखिए कि कोई भी देश जो इंडस्ट्रियलाइज पहले हो गया, बाद में डेमोक्रेसी आई है, तो काम चल गया। ये फैक्ट बता रहा हूं, बहुत ही 10 किताबें पढ़ के बता रहा हूं। कोई भी ऐसा देश जो गरीब है, डेमोक्रेसी आ गई, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता ही नहीं है, बड़ा डिफिकल्ट। क्योंकि जब आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन करना है, आपको पेड़ काटने हैं, जमीन लोगों से छीननी है, जबरदस्ती लोगों से काम कराना है, स्ट्रॉन्ग लेबर लॉस कराने हैं, लेकिन डेमोक्रेसी पहले आ गई, नहीं हो, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो ये लिख लेना, कभी रिलेशन, कभी आप फ्यूचर में और पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये जितना मैंने बोला समझ में आया, ऊपर से गया, पहले तो ये कंफर्म कर दो। नहीं सर, आ गया समझ में। आ गया सर। सो कोई भी देश जो सी डेमोक्रेसी अभी कुछ नहीं है, अभी से आई है, 200 साल पुरानी चीज है बस। तो अगर आप देखोगे यूके हो गया, फ्रांस हो गया, यूएसए हो गया, यूएसए तो चलो साथ के साथ ही आई थी वहां पे, लेकिन यूरोप में अगर आप देखते हो तो वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले आ गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, हाँ वो पहले इंडस्ट्रियलिस्ट भी थे एंड डेमोक्रेट भी थे, अगर आप यूरोप में देखेंगे तो। लेकिन अगर आप बाकी दुनिया में देखेंगे, वो गरीब थे, और गरीब लोगों को ही हमने डेमोक्रेसी दे दी, उनको बोलने का राइट दे दिया। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन पुअर थी, एग्रेरियन वो बेस्ड थे, एग्रीकल्चर सोसाइटी थी, सोसाइटी ट्रेडिशनल थी, मतलब ट्रेडिशनल इन द ट्रेडिशनल सोसाइटी आपकी कास्ट बेस पे डिवाइड थी, और पुराना ही सारा सिस्टम था, और आपने उन लोगों को बोलने की आजादी दे दी। उन लोगों की अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ी, लेकिन आपने बोलने की आजादी दे दी।
अब अगर आप उन लोगों पे इंडस्ट्रियलाइजेशन फोर्स करोगे नहीं होगा, जमीन एक्वायर करने जाओगे प्रोटेस्ट होगा, कहीं पे अगर आप इंडस्ट्री को सेटअप करोगे लोग बोलेंगे पहले अब हमें यहाँ पे रिजर्वेशन दो, लोग अपनी जमीन को जाने नहीं देंगे, आप फॉरेस्ट को काटोगे ट्राइबल प्रोटेस्ट करेंगे। तो एक देश जो आपने गरीब है, एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है और सोशल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है, सोशल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है वहां का, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, मॉडर्न सोसाइटी नहीं है, लोग लिबरल नहीं है, तो इस कंडीशन में आप उनको डेमोक्रेसी और दे दी, अब आप वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन लाके दिखाएंगे, एक्सट्रीमली प्रोटेस्ट होगा। शायद 1950 के बाद, जब से 1950s में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से शायद एक या दो ही ऐसा एग्जाम्पल, एक या दो भी एग्जाम्पल जो फुली इंडस्ट्रियलाइज हो गया। आज भी आप देखिए ना, पावर सेंटर कहाँ पे है, यूरोप पावर सेंटर है, पुराना ही है, यूएस पावर सेंटर है, पहले का ही है, जापान पावर सेंटर है, जापान तो पहले से इंडस्ट्रियलिस्ट था। हाँ, साउथ कोरिया एक एक्सेप्शन आप बोल सकते हो। और आप बताइए, चाइना इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ है, तो चाइना में आप देख लीजिए वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है। तो ये एक ऐसी बात हो गई कि आपने पहले अपने बच्चों को डेमोक्रेटिक और लिबरल वैल्यू सिखा दी पहले, अब आप चाहते हो कि वो आपके अकॉर्डिंग शादी करे जैसे पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो नहीं होगा। एक दो जनरेशन तक प्रोटेस्ट चलेगा, बाद में बच्चे लिबरल हो जाएंगे। तो ट्रेडिशनल फैमिलीज में क्या होता है, विलेज में अगर आप जाओगे बच्चों को अच्छी एजुकेशन ही नहीं मिलती है, वो उसी सिस्टम का पार्ट होते हैं, तो वो जैसे पेरेंट्स बोलते हैं वो कर लेते हैं। तो अब नए में आप देखोगे तो ऐसा नहीं हो रहा है। अब बच्चों को लिबरल वैल्यूज देके और उनसे कंजर्वेटिव काम कराना, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एक दो जनरेशन तक चलेगा, बच्चे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, एक दो जनरेशन के बाद नहीं। और ये बहुत सारे, सिर्फ ये एक सोशल, मतलब मल्टीपल डायमेंशनल एक मुद्दा है। आई गेस अब मैंने जितना आपको बता दिया है बहुत मतलब ज्यादा हो गया है, इससे ज्यादा तो पढ़ो ही मत। अब मैं, सॉरी मेरी बैटरी जाने वाली है, मैं इसको चार्जिंग पे लगा रहा हूँ 1 मिनट के लिए, और फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पूछिए अगर कुछ पूछना है तो आपको। सर 1 सेकंड, वॉइस थोड़ी तेज बोलिए दबा के। अब बोलो सर। और यार मैंने ना चार्जर नहीं निकाला था, ये तो खतरनाक। हेलो हेलो, यस सर। अभी क्या हुआ है कि मेरा लैपटॉप में 10-15 मिनट का पावर बैकअप है, 15 मिनट ये चलेगा और 15 मिनट के बाद क्या होगा, ये स्विच ऑफ हो जाएगा, क्योंकि मेरा चार्जर यहाँ पे नहीं है, वो लाइब्रेरी में है, मतलब मेरे कोचिंग सेंटर में है, और वहाँ पे मैं अभी जाऊँगा तब पता चलेगा मुझे, मैं कल भूल गया, बैग में नहीं लेके आ पाया। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि मतलब 15 मिनट में क्लास एकदम से खत्म हो सकती है, तो वो सरप्राइज के लिए तैयार है ना, कभी भी इतने चल रहा है, मैं इसको चला रहा हूँ। अब फटाफट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, डाउट है वो मुझे मैसेज कर देना है, मैं बता दूंगा, ठीक है सर? आप ये सेव कर लेना प्लीज। मैडम, ये मेरे पास सारा सेव है, ये है ना क्लास 1 ठीक है। क्लास 2 ये सारा जो भी पढ़ा है सारा सेव है, ये बस ये पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं होता है, बट ये सारा सेव है, ठीक है ना, आपको सारा मिल जाएगा, ट्राई करने की कैसे आपको मिले, बट मिल जाएगा। ओके यस सर। ठीक है, अब मैं आपको बेसिक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ जल्दी से। पहले इसकी मैं थोड़ी ब्राइटनेस कम कर दूं, शायद 5-10 मिनट और ये बढ़ जाए। सो बताइए, डाउट इतने भी किसी को कुछ है तो। सर आपने बोला था कि एनालिसिस के थ्रू हम डेमोक्रेटिक कंट्री में कैपिटलिज्म नहीं ला सकते, तो सोशलिज्म इज बेटर इन दैट केस, तो बट विद मॉडिफिकेशंस, तो वो क्या मॉडिफिकेशंस हैं जिसमें सोशलिज्म इज बेटर देन कैपिटलिज्म? नहीं, मैंने ये बोला है, आपने समझा नहीं, आपने उल्टा समझ लिया। मैंने ये बोला है कि हम लाएंगे तो कैपिटलिज्म ही, बट विद मॉडिफिकेशन। तो कुछ लोग बोलते हैं कैपिटलिज्म विद सोशलिस्टिक वैल्यूज, तो हम सोशलिज्म नहीं लाएंगे, हम क्या, या
मेनली लाएंगे कैपिटलिज्म, लेकिन उसमें थोड़ा सा रिफॉर्म करेंगे। ठीक है, अभी वो मैं बता रहा हूँ वो रिफॉर्म्स क्या है। मिक्स्ड इकोनॉमी तो है ही, दूसरा रिफॉर्म है। अब मिक्स्ड इकोनॉमी है बट हम अपने अकॉर्डिंग उसको कस्टमाइज करेंगे। जैसे आप यूरोप में देखिए, वो बोलते तो है कि हम कैपिटलिज्म लेके आए हैं, बट अगर आप वहां पे देखिए, वहां का सोशल सेक्टर, एजुकेशन हो गया आपका, हेल्थ केयर हो गया, ओल्ड एज केयर हो गया, ये सारी गवर्नमेंट आपको देती है। वहां पे वो प्राइवेट सेक्टर के पीछे नहीं चलते। तो ये एक अच्छी बात है। ठीक है, समझ में आया? हेलो? Yes, sir. यस सर। और भी बहुत सारे मॉडिफिकेशन है इंडिया अकॉर्डिंग भी। फॉर एग्जांपल मिस्टर केजरीवाल इज सेइंग कि फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, हम आपको फ्री में फीमेल्स को बस में टिकट भी देंगे। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ कैपिटलिज्म विद मॉडिफिकेशन। चल जा मेरे भाई, क्यों परेशान हो रहा है?